हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में, जो कि हमारा टॉपिक जुड़ा है जीएनएम सेकेंड ईयर वालों के लिए और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है ना, जिसे हम लोग आमतौर पे टीबी के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या क्वेश्चन है और किस तरह से एग्जाम में पूछता है, ये आप स्क्रीन पे सामने देख सकते हैं। और साथ ही इसमें आपको सारी डिटेल्स ये वीडियो बताई जाएगी कि कैसे आपको पेशेंट को मैनेजमेंट देखना है ना, कैसे भी किसी पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है, एवरीथिंग। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी मिलती रहे। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों में पूछ चुका है, एंड उत्तर प्रदेश में भी कई सालों में पीछे एग्जाम में पूछ चुका है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसी तरह की और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं, है ना, क्योंकि अभी से कुछ 2 महीने बाद आपका यूपी में पेपर है, एंड साथ ही सटे आपका मध्य प्रदेश में भी पेपर है। बाकी आप किसी भी राज्य की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जीएनएम का, तो जो है आपका सिलेबस अकॉर्डिंग यही टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो ये वीडियो सभी बच्चों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इन 2 स्टेट वालों के लिए है। तो इसमें है कि क्वेश्चन आपको पूछता है कि क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, इसका सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखना है। साथ ही टीबी किन किन कारणों से हो सकता है, इसके लक्षण मरीज में क्या क्या मिल सकता है आपको देखने के लिए, साथ ही इसका डायग्नोसिस, एंड आपको जब टीबी हो जाएगा तो इससे आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, मतलब अदर दूसरी क्या क्या समस्याएं आपको शरीर में देखने को मिलेगी, और कौन सा ट्रीटमेंट करना है आपको, एंड साथ ही किस तरह का नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है ना। तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, और ये जो क्वेश्चन है वो आपका लॉन्ग में पूछेगा, टोटल 15 नंबर वाले में, है ना, या किसी किसी स्टेट में 10 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 10 से 15 नंबर वाले क्वेश्चन में ही पूछेगा। तो सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें हम, तो कहता है कि जो टीबी है आपका एक तरह का संक्रामक रोग है ना। संक्रामक रोग कहने का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला, जो आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के जीवाणु के द्वारा फैलता है। ये नहीं कि अगर कोई आपसे पूछे कि टीबी आपका किस बैक्टीरिया के कारण फैलता है, तो वो है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और कहता है ये मेन रूप से व्यक्ति के फेफड़ों को प्रभावित करता है ना, ऐसे, क्योंकि टीबी जो है मेनली तो हमारे लंग्स को इफेक्ट करती हैं, बट अगर बात करें तो ये हमारे शरीर के दूसरे हिस्सों को, जैसे कि आपका जैसे कि आपका ये किडनीज को, है ना, फिर आपका लीवर्स को भी डैमेज करती है। एंड टीबी आपको उन एरिया में भी होने के चांसेस उतने ही होते हैं। तो कहता है कि इससे कि हम पहचान कैसे करेंगे, तो कह रहा है कि इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस और ग्रैनुलोमस इन लंग, यानी कि टीबी में मरीज के फेफड़ों में इस तरह का आप देख सकते हैं छोटे दानेदार आकृति बन जाएंगे, जिसे हम लोग ग्रैनुलोमस कहते हैं। ये बेसिकली आपका डेड सेल का कलेक्शन होता है। इसमें जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं, एंड साथ ही इसमें कभी कभी आपको पस का भी फॉर्मेशन होता है, यानी कि कुछ फ्लूइड्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है इन ट्यूबरकुलोसिस में, ठीक है। तो ये होता है आपके टीबी के कंडीशन में आपके लंग्स पे ग्रैनुलोमस का फॉर्मेशन। अब कह रहा है क्या कि टीबी जो है आपका मेन रूप से आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। यानी कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहने का मतलब हुआ कि जब एक व्यक्ति, यानी कि एक संक्रमित व्यक्ति जब खांसता है, छींकता है, थूकता है या बोलता है ना, तो उसके कारण जो टीबी के बैक्टीरिया होते हैं वो वायुमंडल में मिक्स हो जाते हैं। एंड साथ ही जब सामने वाला व्यक्ति, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति, उस दूषित हवा को श्वास के रूप में अपने शरीर में लेता है ना, यानी कि इनहेल करता है, तो यह सामने वाले व्यक्ति को संक्रमित कर देता है। तो जैसे कि आप नीचे की तस्वीर में देख सकते हैं कि इसमें एक पॉजिटिव व्यक्ति, यानी कि टीबी पॉजिटिव व्यक्ति जिसके लंग्स में आपका ट्यूबरकुलोसिस हुआ है ना, ये बोलते टाइम, ये छींकते समय क्या किया, अपना जो इसकी बैक्टीरिया होती है वो एयर में अपना मिक्स हो गई इससे, है ना। एंड जैसे ही ये आपका है स्वस्थ व्यक्ति है, तो जैसे ही ये आपका श्वास लिया तो ये बैक्टीरिया सीधा इस व्यक्ति के शरीर के लंग्स में प्रवेश करती है, एंड साथ ही उस व्यक्ति को अफेक्ट कर देती है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि जो टीबी है इसका प्राइमरी स्टेज में कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको नॉर्मल खांसी और बुखार की तरह ही प्रतीत होगा, है ना, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को तो ये लगेगा कि इस बंदे को टीबी या
नहीं है, उसे तो लगेगा कि नॉर्मल खांसी या बुखार है, तो ऐसे सिचुएशन में आप संक्रमित होने के चांसेस हो जाते हैं। अब कहते हैं इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर कारण की हम बात कर लें तो सबसे पहला जो कारण इसमें आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली बैक्टीरिया है ना, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो सबसे प्राथमिक कारण है। दूसरा कहता है गरीबी। फिर आता है आपका मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण। यदि आप गरीब हैं, आपके पास बेहतर इलाज की सुविधा नहीं है ना, और आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है यानी कि पर्यावरण अस्वच्छता यानी कि अनहाइजीनिक कंडीशन, और एक तरह का कहिए कि सही पोषण ना मिलना शरीर को, ये सारे फैक्टर्स हैं। एंड ये सारे फैक्टर्स मिल करके व्यक्ति को टीबी के केस में या टीबी बीमारी को और सीवियर यानी कि और अधिक गंभीर करने में उत्तरदायी हैं, है ना। क्योंकि अगर आपको टीबी हो गया रहेगा, आपके पास सही फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है, आप स्ट्रांग नहीं है, तो आप अपनी ट्रीटमेंट अच्छी जगह नहीं करवा सकते हैं। हो सकता है आपको ये पता भी ना चले शुरुआती दिनों में कि आपको टीबी है। आपने फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण आपने अगर अपनी डायग्नोसिस नहीं की ली तो करीब 2-3 महीनों तक भी आपकी टीबी रह सकती है, जिससे क्या होगा आपका ये जब अति गंभीर अवस्था में पहुंच जाएगी तो फिर इसका इलाज करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो एक बात नर्सेस हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी बीमारी का, है ना, जितना जल्दी पता चल जाएगा, जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, उसके ठीक होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हाई होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट कहता है इसमें आपको लैक ऑफ एजुकेशन, है ना, यानी कि शिक्षा की कमी, ताकि किसी व्यक्ति को पता रहे कि उसे कब डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो जो बेसिकली आपका 2 वीक्स का टाइम होता है ना, यानी कि अगर आपकी जो नॉर्मल खांसी सर्दी है 1 से 14 दिन तक के बीच में रहती है, ये ध्यान रखिएगा। खांसी की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बुखार तो या फिर कभी कभी बुखार लॉन्ग टाइम भी जाता है। तो इसमें जो मेन खांसी होता है वो आपका 1 से 14 दिन के बीच में रहेगा, नॉर्मल रहेगा वो। लेकिन जैसे ही आपकी जो खांसी है वो 14 दिन से अधिक तक टिकी हुई है ना, यानी कि 2 सप्ताह से नहीं जा रही है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 वीक्स के बाद आपको टीबी की प्रॉब्लम होगी, बट हाँ, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर क्रोनिक कफ नहीं हुआ आपका तो फिर टीबी होने के चांसेस हो सकते हैं, वरना कोई नॉर्मल कफ भी जाता है, बट डॉक्टर से कंसल्ट करना एक अच्छा पहल हो सकती है। फिर कहता है आपका अत्यधिक भीड़ भाड़, है ना, क्योंकि हमने अभी बताया कि शुरुआती स्टेज में आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि आपके सामने वाले व्यक्ति टीबी से पीड़ित है या नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में ओवर क्राउडेड एरिया में संक्रमित हो सकते हैं। परिवार में किसी को टीबी होना आप फैमिली हिस्ट्री के रूप में ले सकते हैं इसे। फिर स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म, है ना, तो जो स्मोक है आपका, यानी कि आप जो नशा का सेवन करते हैं, ये आपके मेन रूप से लंग्स को इफ़ेक्ट करता है ना। ये आपके लंग्स को भी कमज़ोर करेगा एंड आपके बॉडी की इम्यून सिस्टम को डाउन करेगा। तो जो भी बच्चे स्मोक करते हैं एंड अल्कोहल करते हैं वो इस चीज़ को कृपया छोड़ दें। एंड ऐसे भी स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म करीब करीब 80% डिजीज़ का आपका कॉजेज़ या रिस्क फैक्टर में शामिल होता है ना। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। चलिए, अब अगर ऐसी खांसी के लक्षण की बात कर लें तो आपको टीबी में कौन कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो अगर कोई मरीज़ टीबी का है तो सबसे पहले उसे लंबे समय से खांसी रहना, यानी कि क्रॉनिक कफ देखने को मिलेगा, है ना, यानी कि क्या 14 दिन 15 दिन 1 महीना से खांसी है तो जाहिर सी बात है टीबी के ज़्यादातर चांसेस हैं आपके। फिर बलगम में रक्त आना, हेमोप्टाइसिस, है ना, तो जैसे क्रॉनिक कफ भी हो रहा है आपका, आपके बलगम में रक्त आ रहा है, तो ये आपका क्या करेगा, टीबी के चांसेस को बढ़ाता जा रहा है। आपको सिम्टम्स अगर आपको ये सब देखने को मिल रहे हैं तो बिना देर के डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। फिर कहता है एनीमिया, क्योंकि टीबी में जब आपके बलगम में रक्त आ रहा है, कभी कभी इसमें आपको हो सकता है कि खून की उल्टी भी होगी, तो शरीर में क्या होगी, खून की कमी होगी, तो हम लोग इसे एनीमिया कहते हैं। हम लोग किसी और वीडियो में एनीमिया को भी समझेंगे कि एनीमिया एक किस तरह की बीमारी है एंड इसमें आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है, डिटेल से समझेंगे नेक्स्ट वाली किसी वीडियो में। फिर क्या आपका वेट लॉस है ना, क्योंकि निरंतर आपके वजन में कमी होती जाएगी। फिर बुखार रहेगा आपको, साथ ही चक्कर आएंगे क्योंकि आपको कमजोरी रह सकती है। फिर सीने में दर्द यानी कि चेस्ट पेन, है ना, सांस लेने में तकलीफ, डिजनिया, जिसे हम क्या कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, है ना। फिर सांस तेज चलना, क्योंकि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी रहेगी, आपके जो ट्रैकिया होंगे वहाँ एक्स्ट्रा म्यूकस वगैरह फंसे रहेंगे, और तो जिस कारण आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि बैक्टीरिया वहाँ सब रहते हैं। तो जब आपके सांस लेने में तकलीफ होगी तो आप जल्दी जल्दी सांस लीजिए ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए, तो अब क्या हो जाए आपकी टेकीपीनिया यानी कि सांस तेज़ी से चलना। फिर कहता है आपका भूख न लगना, एनोरेक्सिया, एंड लास्ट है आपका खून की उल्टी होना, है ना।
और ये सिचुएशन अगर आपके आ रहे हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ खून की उल्टी से आप पता लगा सकते हैं, अगर ऊपर आपके और भी 3 4 5 सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तब आपको टीबी हो सकती है। वरना खून की उल्टी आपको कई और डिजीज में भी हो सकती है। अगर आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम रिलेटेड कोई बीमारी है तब भी आपको खून की उल्टी वहाँ पर भी आ सकती है, खासकर पेप्टिक अल्सर में ये देखने को मिलता है। तो उम्मीद है आपको ये लक्षण समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग जल्दी से डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं, साथ ही इसके बाद हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको किसी भी पेशेंट को हिस्ट्री कलेक्शन है ना, उसके सिम्टम्स के बेसिस पे आप पता लगा सकते हैं कि उस मरीज को टीबी है या नहीं है। फिर आता है आपका इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन, शरीर के किस हिस्से में दर्द है, शरीर का सिचुएशन कैसी है, अगर ऑक्सीजन की कमी है, हाइपोक्सिया का कहीं सिम्टम्स देखने को नहीं मिल रहा हो आपको, या फिर खून की कमी हो तो अनीमिया के कारण आपको अनीमिया का सिम्टम्स देखने को ना मिल रहा हो, तो इस तरह से आप फिजिकल एग्जामिनेशन करके एसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका चेस्ट एक्सरे है ना, यानी कि इसमें आपका चेस्ट का एक्सरे निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसके लंग्स में ग्रेनुलोमस का फॉर्मेशन है या नहीं है, तो आप पता लगा सकते हैं। फिर चौथा कहता है आपका स्पुटम टेस्ट है ना, तो स्पुटम टेस्ट में आपका जनरली बैक्टीरिया का पता लगाया जाता है कि बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट है या नहीं। अगर बैक्टीरिया उपस्थित है तो वो आपका टीबी का मरीज होगा। मेंटॉक्स और ट्यूबरकुलिन टेस्ट, तो ये जो बेसिकली टेस्ट होता है इसमें आपका ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होता है उसी का एक प्रोटीन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है जिसे हम लोग पीडीपी कहते हैं, है ना। तो ये जो प्रोटीन होता है पीडीपी, इसको हम लोग पूरी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव भी कहते हैं। और ये जो प्रोटीन होता है ये बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन की मदद से, और ये पता लगाया जाता है कि आपका बॉडी इस बैक्टीरिया के प्रति कितना रिस्पॉन्स करता है। अगर आप पहले से अफेक्टेड होंगे तो कोई खास आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं करेगा, है ना। तो यही आपका मेंटॉक्स टेस्ट होगा। नेक्स्ट आपका टीबी पीसीआर टेस्ट, जिसकी मदद से इजी आपका टीबी का पता लगाया जाता है ना। तो ये कुछ टेस्ट था जो आप किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बस आपके पास पावर होनी चाहिए, है ना, क्योंकि अब जो नर्स प्रैक्टिशनर होती है वो ये काम कर सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये नर्स प्रैक्टिशनर होता क्या है तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर डिटेल इसकी वीडियो बनाएंगे, है ना। ये बेसिकली आपकी एक नर्स को ये पावर देती है कि वो बिना किसी भी डॉक्टरी की डिग्री या बिना किसी एमबीबीएस की डिग्री के वो किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब मेडिसिन लिख सकती है एंड टेस्ट वगैरह प्रिस्क्राइब वो कर सकती है। वो बिना किसी डॉक्टर के इंडिपेंडेंटली मरीज को हैंडल कर सकती हैं, वो भी लीगल रूप से। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा इसमें, तो कह रहा है कि टीबी का अन्य अंगों में फैलना, यानी कि टीबी जो आपके शरीर के दूसरे भागों में फैलने लगेगी। नेक्स्ट आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम का फेल हो जाना, क्योंकि इसमें आपकी जो लंग्स होगी वहाँ आपके बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होंगे एंड आपका ग्रेनुलोमस का फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा डेंस होगा, तो फिर आपको जो लंग्स होंगे वो फेल कर जाएंगे। फिर आपका आता है खून की कमी, है ना। एंड नर्स का काम बनता है कि इन सभी कॉजेज़ को ध्यान में रखते हुए पेशेंट को ट्रीटमेंट देना, है ना, क्योंकि सिर्फ आपको टीबी का मेडिसिन देने से मरीज ठीक नहीं हो जाता, साथ साथ आपको टीबी के साथ साथ जो कॉम्प्लिकेशन आती हैं बॉडी में उसके भी सिचुएशन को देख करके दूर करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि किसी टीबी पेशेंट को हाइपोक्सिया का प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि शरीर में उसके ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो आपको मैं ऊपर से वहाँ पर खुद का दिमाग लगाते हुए ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, बाहर से उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो ये काम होती है नर्सेज का। तो ये जो पॉइंट है आप चाहें तो उसे नर्सिंग मैनेजमेंट में डाल सकते हैं। चलिए हम लोग देखने वाले हैं कि टीबी के ट्रीटमेंट में मरीज को कौन कौन सी दवाएं दी जाती है। तो अगर मैं बताऊं इसमें, तो इसमें बेसिकली 2 ड्रग्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकेंड होता है आपका सेकेंड लाइन ड्रग। तो ये जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है ज़्यादातर लोग इसे प्रिस्क्राइब करेंगे एंड ज़्यादातर बुक्स में आपको ये देखने को मिलेगा, ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये जो ड्रग्स होती हैं सेकेंड लाइन की अपेक्षा लेस इन प्राइस, ठीक है, ये सस्ती होती है थोड़ी। जो आपका सेकेंड लाइन ड्रग है वो थोड़ी किफ़ायती होती है। अगर प्राइस कम है तो इसका ये मतलब नहीं कि ये दवाई इफ़ेक्टिव नहीं होगी, नहीं, ये दवाई जो है हाइयर इफ़ेक्टिव है, ठीक है, यानी कि सेकेंड लाइन ड्रग से इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा है। एंड इसकी एक और अच्छी बात है कि इसकी जो टॉक्सिसिटी इफ़ेक्ट होती है, यानी कि दवाई का जहरीला प्रभाव होता है ना। अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ाई की होगी किडनी के बारे में तो आपको पता है कि दवाइयों का जहरीला प्रभाव निकालने का काम किडनी का है। तो इसकी जो टॉक्सिसिटी इफेक्ट होती है वो सेकंड लाइन की अपेक्षा कम होती है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छी बात है ना, क्योंकि ज़्यादा टॉक्सिक दवाई हमारे शरीर को ज़्यादा हानि
करेगी। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों को फर्स्ट लाइन ड्रग्स को ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो चूँकि हमने दोनों डाल दिया क्योंकि आप एक नर्सिंग स्टूडेंट है ना, तो आपके लिए दोनों का इन्फॉर्मेशन रखना ज़रूरी है। तो जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है आपकी आइसोनिया जेड, जिसकी बड़ों में मात्रा होती है 600 mg एंड चाइल्ड में इसकी जो मात्रा देनी चाहिए वो 10 से 15 mg पर kg के हिसाब से, है ना, यानी कि बच्चे की वेट के अकॉर्डिंग आपको दवाई देनी है। और रूट होता है ओरल या फिर IM भी दे सकते हैं, ठीक है। सेकंड दवाई है आपका रिफाम्पिसिन। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडल्ट की मात्रा 450 से 600 mg है एंड इसी तरह से आपका 15 mg पर kg बच्चों को दी जाती है। तो आप लोग ध्यान से इस जो चार्ट है इसे कॉपी पे नोट डाउन कीजिए एंड साथ ही इसे हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा और एग्जाम अगर नहीं भी पूछेगा तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको जब आप हॉस्पिटल में काम करिएगा तो वहाँ पे काम आएगा ही आएगा, ये मेरी बात की गारंटी है, ठीक है। और जो रूट होगा वो पर ओरली होगा, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट है इथाम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड पैराजिनामाइड, है ना। तो यहाँ पे टोटल 5 ड्रग्स हैं, क्या क्या मात्रा है आप देख के नोट कर सकते हैं एंड यहाँ पे किस रूट से दवाई देनी है आप ये भी नोट कर सकते हैं। तो ये जो 5 दवाई है बेसिकली आपका 6 मंथ तक चलाई जाती है, 6 मंथ का कोर्स होता है ना। एंड अगर सेकंड लाइन ड्रग्स की बात करें तो यहाँ भी 4 दवाई है, कैप्रोमाइसिन, कैनियामाइसिन, ये पाशा यानी कि पैरामीनो सैलिसिलिक एसिड, फिर साइक्लोसेरिन, ये 4 दवाई आपका सेकंड लाइन ड्रग्स हैं। एंड और भी ड्रग्स होती हैं बट हमने यहाँ सिर्फ 4 का ही मेंशन किया है। नेक्स्ट कह रहा है टीबी को रोकने के लिए सभी नवजात शिशुओं को BCG का टीका अनिवार्य है। चलिए अब अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात कर लें तो सबसे पहले कह रहा है आपको कि आपको ध्यान रखना है कि मरीज को शांत एवं आरामदायक इन्वायरमेंट मिले जो कि उसके रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये सिर्फ आपका टीबी का ही नहीं, किसी भी नर्सिंग मैनेजमेंट आप डाल सकते हैं कि आपको ध्यान रखना है कि मरीज को शांत एवं आरामदायक वातावरण मिले, क्योंकि शोर शराबे वाले वातावरण में कोई भी मरीज, किसी भी चीज़ का मरीज ठीक नहीं हो सकता। नेक्स्ट कह रहा है आपका रोगी से मिलने वाली संख्या को नियंत्रित करना चाहिए, है ना, तो जिससे कम से कम इन्फेक्शन फैलने के चांसेस हो, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो ऑटोमेटिक उसकी इम्यून सिस्टम क्या होती है, थोड़ी डाउन रहती है ना, तो उससे कोई और तरह का इन्फेक्शन या संक्रमण ना हो, तो इसलिए उससे मिलने वाले लोगों की संख्या को आप लिमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है आपका रोगी को मुख्यतः टीबी वार्ड में रखना चाहिए, है ना, क्योंकि टीबी वार्ड होती है इसमें मरीज को आइसोलेट करके रखा जाता है ना, यानी कि बाकी मरीज से दूर, ताकि संक्रमण एक दूसरे मरीज में ना फैले। नेक्स्ट आपका रोगी को रोग फैलाने से संबंधित शिक्षा देनी चाहिए, है ना, यानी कि उसे खांसते समय मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। फिर अपनी जो बलगम है यानी कि स्पुटम उसे किसी कंटेनर में स्टोर करे एंड टाइम टू टाइम नर्स का काम होता है उसे वो रिमूव करे वहाँ से, है ना, ताकि जो उसकी बैक्टीरिया से एक जगह रहे, इधर उधर ना फैले, ठीक है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप अपने मरीज को दे सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं रोगी को एकांत प्रदान करना चाहिए, है ना, ताकि वो अच्छी नींद ले सकें। एंड साथ ही नर्स का ये भी काम होता है कि रोगी को अच्छा भोजन मिले, क्योंकि एडिक्वेट न्यूट्रिशन यानी कि पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलना मरीज को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड रिकवरी में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है रोगी के अपशिष्ट पदार्थों यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट का उचित निस्तारण करना चाहिए। सातवां कह रहा है कि रोगी को दी जाने वाली दवाओं के दुष्प्रभाव का विशेष ध्यान रखना चाहिए, है ना, यानी कि अगर कोई साइड इफेक्ट वगैरह आपको देखने को मिलती है तो आपका काम बनता है कि आप उस साइड इफेक्ट को दूर करें एंड उससे रिलेटेड आप उस मरीज को दवाई दें। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी भी प्रकार की जटिलता या दुष्प्रभाव, है ना, जो भी हमने बताया ये वही पॉइंट है। नौवां कह रहा है कि रोगी को पर्याप्त मात्रा में पोषण देना चाहिए। 10th नंबर कह रहा है कि रोगी को कफिंग तथा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करें, ताकि जो उसकी जो एयर वे है वो क्लियर रहे एंड एक्सरसाइज कंटिन्यू अगर रहेगा तो सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। 11 कह रहा है कि रोगी को डाइवर्शनल थेरेपी प्रदान करें एंड 12 रोगी एवं उसके परिजन को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करें, है ना। तो ये टोटल आपका 12 पॉइंट है जो आपकी नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसमें 2-3 पॉइंट और जोड़ सकते हैं, जैसे कि आप सभी स्टेप्स को रिकॉर्ड करें, है ना, जो आपकी रिकॉर्ड में रिपोर्ट करनी होती है नर्स को, सभी चीज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करें, ताकि आपने पेशेंट को कौन सी दवाई दी, आपने क्या स्टेप लिया, मरीज को क्या कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ा, है ना, ये सभी रिकॉर्ड में अगर होगी तो डॉक्टर को उसके ट्रीटमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा एंड आगे भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।